गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने चलाई। वैसे ये टॉपिक चल रहा है 10.7 रासायनिक अभिक्रियाएं। उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला हिस्सा जो था वो बहुत लंबा था, जिसमें बहुत सारे नियम कायदे कानून हमको सीखने पड़े और नई नई चीज़ें सीखनी पड़ी। अब उन रासायनिक प्रक्रियाओं पर हम लोग आ जाते हैं। अब हमारी जो है ये मुख्य रासायनिक प्रक्रियाएं अब चालू होती हैं। तो उसमें पहली रासायनिक प्रक्रिया है विलोपन। विलोपन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि कुछ अणु जो है वो दूर होते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग दूसरा नाम देते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब इसे बीटा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि भाई बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो अल्केन को, तो हम लोग यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं हेलो अल्केन की, इसलिए अभिकर्मक के तौर पर हम लोग हेलो अल्केन लेने वाले हैं। उसमें जो बीटा कार्बन होगा उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ऐसा हेलो अल्केन की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ उसे गर्म किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जो है वो दूर होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक अल्किन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को बीटा विलोपन प्रक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण से हम लोग आपको समझाएंगे कि ये प्रक्रिया नाभिक रागी अभिक्रिया के अनुसार जो है वो देखने को मिलती है। प्रक्रिया में ऐसा होता है कि ये है हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बीटा कार्बन है। तो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर हैलोजन होता है और बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब नाभिक रागी आ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये हैलोजन है। हैलोजन जो है वो अवशिष्ट समूह, तो हैलोजन जो है वो अवशिष्ट समूह अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को लेकर दूर हो जाएगा। तो ये आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर हैलोजन दूर हो जाएगा, तो कार्बन कैसे बचेगा? 2 संयोजकता और ये 1 संयोजकता, 3 संयोजकता बचेगी। अब इस कार्बन पर 2 संयोजकता बचेगी क्योंकि ये वाला जो नाभिक रागी है वो हाइड्रोजन को लेकर दूर हो जाता है। ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को रहने देता है। हाइड्रोजन क्या करता है? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को रहने देता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन लिए बिना बोरोन इस नाभिक रागी के साथ जुड़ जाता है और आबंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जो इसके साथ आवेशित हो जाता है। अब कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे का वैसे रहते हैं, दोनों संयोजकता वैसी की वैसी रहती है, ये 2 संयोजकता वैसी की वैसी, और ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ये जो आबंध है वो यहाँ पे आ जाता है, अर्थात ये बना देता है डबल बॉन्ड और इससे बन जाता है अल्कीन। अल्फा कार्बन से हैलोजन दूर होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन नाभिक रागी के साथ दूर हो जाता है। अगर प्राथमिक अल्किल हैलाइड हो तो ये रासायनिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सरल है, क्योंकि ये प्राथमिक अल्किल हैलाइड है कि भाई हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक अल्किल हैलाइड है। लेकिन अगर हम लोग द्वितीयक अल्किल हैलाइड लें कि जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, और जब इस तरह से कोई बीटा विलोपन प्रक्रिया देखने को मिलती है तो हमको उसका कैसा उत्पाद प्राप्त होगा? तो 1 2 3 4 5 कार्बन और ये हैलोजन संयोजकता के अनुसार हाइड्रोजन
अब ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये द्वितीयक प्रकार का हो जाता है। अब जब हम लोग बीटा विलोपन प्रक्रिया करेंगे, नाभिक रागी लेते हैं OH माइनस, यहाँ पे भी नाभिक रागी लेते हैं OH माइनस, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 प्रकार की जो है संभावनाएं देखने को मिलती है। क्या होता है कि भाई ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो अल्फा है, लेकिन अल्फा कार्बन के पास 2 पड़ोसी कार्बन है, उसमें से कोई भी बीटा हो सकता है, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। मानो कि ये वाला बीटा हुआ तो फिर कैसे प्रक्रिया होगी, मानो कि ये वाला बीटा हुआ तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब OH के साथ H जाएगा अर्थात H2O होगा, प्लस ब्रोमीन भी जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा CH3 CH2 CH, यहाँ से बीटा कार्बन इसको माना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो कितने बचे 2, तो डबल बॉन्ड यहाँ बना। डबल बॉन्ड ये जो है पहले कार्बन के साथ है, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब ये वाला बीटा मानते हैं, तो ये वाला वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो ये CH हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH, क्योंकि बीटा से तो हमको हाइड्रोजन दूर करना है ना, और ये वाला CH ही रहेगा क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन गया है, तो -H2O और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर दूर हो गया, और ये रहेगा CH3 CH3 वैसा का वैसा। तब बचा डबल बॉन्ड कहाँ बचा है, यहाँ पर। तब ये 2 प्रकार की उत्पाद मिलती है, तो दोनों प्रकार में से कौन सी उत्पाद मुख्य होगी, ये वाली या ये वाली। तो उसके लिए हम लोगों को नियम देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को एक नियम सीखना पड़ेगा, और वो नियम जो है वो कौन सा नियम है, इसे को नियम को जो है प्रतिपादित किया गया है रसायन विज्ञान अलेक्जेंडर ज़ैत्सेव ने। तो इसको हम लोग ज़ैत्सेव नियम से भी जानेंगे। तो नियम ये कहता है कि विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह अल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणु पर अल्किल समूहों की संख्या अधिक हो, बराबर। द्विक आबंधी कार्बन परमाणुओं पर, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, उसके 2 कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विक आबंध वाले कार्बन परमाणु, ठीक है ना। तो उस पर अल्किल क्रियाशील समूह ज़्यादा हो। देखो इस कार्बन के ऊपर अल्किल नहीं है, एक भी नहीं है, इस कार्बन के ऊपर एक ही अल्किल है, कौन से प्रकार का है, प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये द्विक आबंध वाला अगर ये कार्बन देखें तो इनके ऊपर कितने अल्किल है, तो इस कार्बन पर एक अल्किल है मिथाइल, और इस कार्बन पर दूसरा अल्किल है इथाइल। अल्किल में कितने कार्बन है उससे लेना देना नहीं है, कितनी संख्या में अल्किल है वो देखना है। जैसे मिथाइल है और ये इथाइल है, तो यहाँ पर 2 अल्किल है, भले वो अल्किल कौन सा भी प्रकार का हो उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 2 अल्किल है, इसलिए द्विक आबंध कार्बन परमाणुओं पर अल्किल समूह की संख्या अधिक होगी, वो उत्पाद जो है मुख्य हो जाएगा। तो ये उत्पाद मुख्य हो जाएगा 91% के साथ, और ये उत्पाद गौण हो जाएगा 19% के साथ। तो इसका नाम होगा, इसका नाम है पेंट 2 इन, और ये है पेंट 1 इन, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की बीटा विलोपन प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों ने ज़ैत्सेव नियम पढ़ा। ज़ैत्सेव या ज़ैत्सेव, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, है ना। रशियन नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं। चलो अब इसके आगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट। अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं।
अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX कार धात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है जिनकी खोज विक्टर ग्रिग्नोर ने 1900 में की थी। इन्हें ग्रिग्नोर अभिकर्मक कहा जाता है। यह अभिक्रियक हैलोअल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातुओं की अभिक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि धातुओं के साथ जब हम लोग अल्किल हैलाइड की प्रक्रिया करते हैं तो हम लोगों को पहले एक ग्रिग्नोर अभिक्रियक हम लोगों को मिलता है, ग्रिग्नोर अभिक्रियक मिलता है। फिर ग्रिग्नोर अभिक्रियक में कार्बन मैग्नीशियम आबंध सहसंयोजक आबंध होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। और जब आबंध ध्रुवीय होगा तो मैग्नीशियम तथा हैलोजन आबंध आवश्यक रूप से आयनिक होते हैं। ग्रिग्नोर अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत के प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। उसका मतलब कि जब हम लोग अल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ प्रक्रिया करेंगे तो उतने ही कार्बन वाला हम लोगों को हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो प्रक्रिया कैसे हो रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अल्किल हैलाइड ले रहे हैं मीथेन, इथेन, ब्रोमीन मतलब ब्रोमो इथेन, जिसकी मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रक्रिया करने पर यह मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाता है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग कहेंगे ग्रिग्नोर अभिक्रियक। ठीक है, ये ग्रिग्नोर अभिकर्मक बना। अगर इसकी सामान्य प्रक्रिया लिखे तो RX प्लस मैग्नीशियम शुष्क ईथर, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में चला जाएगा तो RMgX मिलेगा। RMgX आपका ग्रिग्नोर अभिकर्मक है, तो RMgX। अब ये RMgX की जब हम लोग पानी के साथ प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, कि यहाँ तक कि जल, अल्कोहल तथा एमाइन भी इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय है। तो ये जो ग्रिग्नोर अभिकर्मक है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। वो किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन दे देगा। तो प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, तो सबसे सस्ता हमारे पास जो अभिकर्मक है वो है पानी, जिससे हमको तुरंत प्रोटॉन मिल जाता है। जैसे कि H2O में दो चीज़ें होती हैं, H प्लस OH माइनस, या तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं HOH, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो Mg और X दूर होगा, Mg और X के बीच में OH आ जाएगा, प्लस अल्किल जो है वो H जो है वो अल्किल के साथ जाएगा और इस तरह से हम लोगों को एल्कीन मिलेगा। तो समझो कि इस प्रक्रिया को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी अल्किल हैलाइड में से यदि आप लोगों को अल्केन बनाने को कहा जाए, क्या बनाने को कहा जाए, अल्केन, तो हम लोग धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे। और यदि हेलो अल्केन से अगर हमको अल्कीन बनाना हो, डबल बॉन्ड बनाना हो तो आगे हम लोगों ने जो ज़ेटसेव वाला नियम देखा ना, बीटा विलोपन, वो प्रक्रिया हमको समझनी। अर्थात इस प्रक्रिया को हम लोग गोखते नहीं हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि अगर सपोज मानो कि एग्जाम में बोर्ड में आया भाई अल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाने की प्रक्रिया, तो अल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाने की प्रक्रिया, डबल बॉन्ड बनाने वाली प्रक्रिया जो है वो बीटा विलोपन है। ठीक है, अल्किल हैलाइड से अल्केन बनाने की प्रक्रिया वो धातुओं के साथ प्रक्रिया करते हैं जिसमें ग्रिग्नोर अभिक्रियक होता है। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब ये जो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हम लोगों ने लिखी उसमें हम लोगों को अल्केन मिला है, उतने ही कार्बन का अल्केन। हम लोगों को दुगने कार्बन वाला अल्केन भी मिल सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं दुगने कार्बन वाला अल्केन कैसे मिलेगा, तो उस प्रक्रिया का नाम है वुड्स।
अल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अगर प्रक्रिया करते हैं, मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो अल्केन मिलेगा, और सोडियम के साथ प्रक्रिया करोगे तो 2 गुने कार्बन वाला हम लोगों को अल्केन मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं वुड्स। तो अल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रक्रिया करने से सोडियम और हैलोजन दूर हो जाएगा, अल्किल मिलेगा। लेकिन अल्किल की संयोजकता खुली हुई रहेगी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना अल्केन चाहिए, 2 गुने कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे 2 गुना करना पड़ेगा, तो X भी 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी 2 हो जाएगा। बोलो ठीक है। ये हम लोग 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये हैलो अल्केन की जो रासायनिक प्रक्रिया थी वो हम लोग 2 प्रकार की ले रहे हैं, कि जिसमें हम लोग एक तो अल्कीन बनाएंगे जो ज़ेटसेव वाला था, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव का नियम इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो है हम लोग धातु के साथ प्रक्रिया करके मैग्नीशियम के साथ प्रक्रिया करेंगे तो उतने ही कार्बन वाला अल्केन मिलेगा, और वुड्स के साथ अभिक्रिया करेंगे तो दुगने कार्बन वाला हम लोगों को अल्केन प्राप्त होगा। तो प्रक्रिया सीधी ऐसे ही नहीं पूछी जाती आर वाली, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी मानो कि क्लोरोमीथेन दिया गया हो तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, इथेन प्राप्त होगा, क्योंकि क्लोरोमीथेन में एक CH3 होता है और इथेन में 2 CH3 होते हैं। तो ये 1 कार्बन है और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.7.2 हैलो अल्केन की बात हो गई। अब हम लोग हैलो एरिन की बात करेंगे। हैलो एरिन की अभिक्रियाएं, हैलो एरिन की अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की हैं। उसमें हम लोगों को पहले तो उसके स्वभाव के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहली प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं नाभिक रागी। हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे।